कांशीराम जी ने पहला कारण ढूंढ निकाला, हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं। दूसरा कारण ढूंढ निकाला, ब्राह्मणों ने प्रचार किया हमारे अंदर आकर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, प्रचार किया। और ब्राह्मण 3.5 और हम कितने 85 में आकर प्रचार किया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 85 होकर सोचते ही नहीं, हम आइसोलेशन में सोचते हैं, कलेक्टिव सोचते नहीं। जो आइसोलेशन में सोचता है उसको लगता है नहीं हो सकता, जो कलेक्टिवली सोचता है उसको लगता है हो सकता है। हमारी सोच बनाए, नहीं हो सकता, और यह मेरी साइकोलॉजी बन गई। और पढ़े लिखे लोग, वो पढ़ा लिखा माना इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अधिकारी, और फिर भी कहता है नहीं हो सकता। ये सोच बनाई मीडिया ने, हमारे ब्राह्मणों ने मीडिया और मीडिया ने सोच बनाई। फिर तीसरा मुद्दा कांशीराम जी ने ढूंढ निकाला कि हम राजनीतिक जमात क्यों नहीं बन सकते, तो यह शब्द है दलित। दलित शब्द की वजह से नहीं बन सकते। 6 दिसंबर 1981 में 1981 में उन्होंने दलित DS4 निकाला, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उनको मर्यादा ध्यान में आई दलित शब्द की, इस वजह से नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी निकाली, दलित के बजाय, और दलित शब्द कट कर दिया। और मायावती अब कहती है मैं दलित की बेटी हूं, मतलब रिवर्स। बाबा साहब ने 1955 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई और 7 नंबर का प्रस्ताव पारित किया। क्या? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सीज टू बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो SCF है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो सामाजिक संगठन रहेगा, और यह सामाजिक संगठन एक नई पार्टी का निर्माण करेगा, जिस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI। बाबा साहब की जाने के बाद क्या हुआ कि बाबा साहब ने ब्रॉडन द बेस किया, मतलब SCF का रूपांतर RPI, और बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने क्या किया, केवल पार्टी बदली, RPI मतलब SCF। उससे भी आगे गए SC, उससे भी आगे गए कास्ट, उससे भी आगे गए सब कास्ट, उससे भी आगे गए गट तट, और फिर कहते राजनीतिक जमात बनेगी। दलित शब्द की वजह से हुआ है। मतलब ये 3 कारण है कि हम राजनीतिक जमात नहीं। पहली बार विश्लेषण किया कांशीराम जी ने कि गैर राजनीतिक जड़ें हमारी मजबूत नहीं। नंबर 2, नहीं हो सकता, यह हमारी मानसिकता बनाए, हमें भ्रमित बनाया गया, हमें कंफ्यूजन किया, एक बीमारी है साइकोलॉजिकली, नहीं हो सकता। और तीसरा, दलित शब्द लाया। यह दलित शब्द हमारा शब्द नहीं है, बाबा साहब के किसी लिटरेचर में दलित शब्द नहीं है। डाउन ट्रॉडन है, आउटकास्ट है, अनटचेबल है, डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, दलित नहीं। और उन्होंने यह शब्द दिया हमें कि दलित शब्द। फिर कांशीराम जी ने पहले चिंतन किया, कारण उनके ध्यान में आए, फिर चिंतन किया, फिर क्या किया, उपाय भी बताया। केवल बताया नहीं कारण ये कारण है और बैठ गए, ऐसा नहीं, उपाय बताया। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए वामसेप का निर्माण किया। सत्ता में जाना यह उनका लक्ष्य था, क्योंकि बाबा साहब का आदेश था राजनीतिक जमात बनना है। तो उन्होंने वामसेप का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश की सत्ता BSP ने नहीं लाई, वामसेप ने लाई। वामसेप ने लोगों ने अपनी बुद्धि दी, वामसेप के लोगों ने अपना पैसा दिया, वामसेप के लोगों ने अपना हुनर दिया, वामसेप के लोगों ने अपना समय दिया, और वामसेप के लोगों ने मेहनत किया। तब जाके 1993 में और 3 जून 1995 में 2 बार सत्ता आई। बेवजह नहीं आई। वो कल से अभी केसराम साहब ने परसों कहा वामसेप ने मदद की इसलिए BSP की सत्ता आई। आप लाके दिखा, मायावती को चैलेंज किया, कल लाके दिखा, आज नहीं आ रही। वामसेप की वजह से आई थी, क्योंकि हम करते थे ना, पूरा पैसा महाराष्ट्र से जाता था। उस समय हमने पैसा दिया, उस समय वो क्या होता था उसको सोसाइटी, वो सोसाइटी निकाल कर देते थे।
ये अंबादे साहब घर के औरत के गहने बेचकर पैसा दिया था। बहुत त्याग किए हुए लोग हैं। एक तो आदमी था टीसी लोहार नाम का, जब उसको पता चला कि कांशीराम जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, पागल हो गया। वो पागल है आज की तारीख में। उसको पता नहीं कि कांशीराम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ब्राह्मणों के साथ हमने इतना किया और ब्राह्मणों के साथ गठबंधन किया, वो पागल हो गए। इतने लोग थे तैयार। तो ये 3 कारण बताए, फिर इसका उपाय। इसलिए मैंने कहा कि हमारे लोगों ने इस पर पीएचडी करके बताना चाहिए लोगों को। हमें भी उनका एक सूत्र था बहुजन समाज पार्टी का, पहले गिरने का, पहले गिरेंगे फिर गिराएंगे और फिर चुनकर आएंगे। हमारा भी इसी तरह मुझे लगता है, पहले हमारा उपद्रव मूल्य सिद्ध करेंगे, फिर उपयोगिता मूल्य सिद्ध करेंगे, फिर चुनकर आएंगे। उपद्रव मूल्य का मतलब हमारे लिए कोई ना कोई गिरना चाहिए। उपयोगिता मूल्य का मतलब हमारी वजह से कोई ना कोई आना चाहिए, और फिर चुनकर आएंगे तो हम बन जाएंगे सत्ता। जो बाबा साहब चाहते थे, कांशीराम जी चाहते थे कि हम राज्य करते शासन करते जमात बनेंगे, वो हम बन सकते हैं, शासन करते राज्य करते जमात। इस तरह से उन्होंने जो संघर्ष किया साथियों, ये संघर्ष कांशीराम जी का अधूरा संघर्ष जो रहा, उन्होंने एक मिसाल छोड़ी है समाज में। अंत तक कोई समझौता नहीं किया उन्होंने, किसी के भी साथ कोई समझौता नहीं किया। अंत तक उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प कायम रखा। ये जो 5 अटल काम थे वो कायम रखे और किसी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया। ईमानदारी की पूरी मिसाल कांशीराम जी है। और यही जो अधूरा आंदोलन है, जो कांशीराम जी पूरा नहीं कर सके, मेश्राम साहब कर रहे हैं। कांशीराम जी, बाबा साहब मुख्य नायक थे, कांशीराम जी बहुजन नायक और मेश्राम साहब मूल नायक, मूल निवासी नायक। ये तो नायक का सिलसिला चले, बंद फिर नहीं हुआ है। जब पहले कांशीराम जी ने घोषणा दी 85 विरुद्ध 15, तब आरएसएस ने कांशीराम जी का नारा बेअसर करने के लिए राम को मानने वाले, राम का नाम मानने वाले, ऐसा नारा दिया। और जो 85% कांशीराम जी ने इकट्ठा किए थे, भाग गए राम मंदिर के लिए, भाग गए राम मंदिर के लिए, बेअसर हो गया नारा। अब लास्ट विकल्प है मूल निवासी वर्सेस विदेशी। अब कहां भागेंगे? अभी मेश्राम साहब उनको भागने का कोई अवसर नहीं दे रहे, नहीं मिलेगा उनको भागने का अवसर। तो इस तरह से साथियों, कांशीराम जी ने आखिर तक वो स्वाभिमानी रहे, किसी के साथ वो लाचारी उन्होंने नहीं की। 4 घंटे बूटा सिंह को बाहर खड़ा किया था दरवाजे के कांग्रेस का, और 4 घंटे शरद पवार को भी बाहर खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग आरपीआई के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। और जब कांग्रेस के साथ पहली बार गठबंधन किया सीताराम केसरी के माध्यम से, तब 425 सीटें थी उत्तर प्रदेश की, अब 402 है। तो कहा कि 300 मैं लड़ूंगा, 125 आप। मंजूर? उसने कहा मंजूर। और जब आरपीआई ने पहली बार कांग्रेस के साथ समझौता किया तो 521 सीटें थी, तो कांग्रेस कहा 520 हम लड़ेंगे, एक तुम। मुझे इसका बदला, अपमान का बदला कांशीराम जी ने वहां लिया। उसमें से 66 सीट चुनकर आए, 67 सीट समझौता किया कांग्रेस के साथ, और 67 सीट चुनकर आए। सभी कांशीराम के पीछे, जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस कांशीराम के पीछे। समझौता किसके साथ? कांग्रेस के साथ। सीटें आई 67, और कांग्रेस ने, कांशीराम जी कहा मैं विपक्ष में बैठूंगा। फिर भाजपा आया और भाजपा के साथ फिर गठबंधन, दूसरा गठबंधन पहला कांग्रेस के साथ, सत्ता में भागीदारी बीजेपी के साथ। और उनको कहा आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, फिर भी गठबंधन करेंगे। मुझे जरूरत नहीं, आपको जरूरत है, तो कैसे करेंगे? 6 महीने का मुख्यमंत्री होगा और पहला मुख्यमंत्री हमारा होगा, बाद में तुम्हारा। फिर दूसरा क्या कंडीशन? हमारे मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है।
जब आपके मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली टर्म मायावती की 6 महीने, 6 महीने में 60 साल का काम मायावती से करवा लिया। 60 साल का यह है हो सकता। लखनऊ में जो अंबेडकर पार्क है, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा पार्क उपलब्ध नहीं आज की तारीख में। दिखाते नहीं वो अलग बात है, लेकिन नहीं है कहीं पर भी दुनिया में। लखनऊ में जो है हो सकता है के लिए। फिर 6 महीने खत्म हुए। बुद्धा यूनिवर्सिटी, महामाया यूनिवर्सिटी, सभी जो हमारे सभी के जिलों के नाम, गुरु नारायण, संत कबीर, सभी के जिले के नाम, बाबा साहब, सब एक भी महापुरुष नहीं छोड़े, सभी रास्ते को नाम, अगर बचा तो रास्ता, चौक, यूनिवर्सिटी। और हमारे लोग 14 साल एक यूनिवर्सिटी को नाम देने के लिए लड़ रहे थे। और हुआ क्या, आधी पार्टी बदली, डॉक्टर अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, उसके लिए 14 साल लगे। तो आश्वासन देते हैं हम विद्यापीठ का नाम देंगे तो मुख्यमंत्री करो, मुख्यमंत्री करना पड़ता है, फिर विद्यापीठ का नाम मिलता है। कांशीराम जी ने कहा मैं ये मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही नाम दूंगा, दिया। और ये जो नागपुर को मिला है ना, किसका नाम, संत तुकडोजी महाराज का है। किसने घोषित किया था मालूम है, कांशीराम जी ने। अमरावती को मिला है ना गाड़गे बाबा का नाम, किसने घोषित किया था, कांशीराम जी ने। ये जो पुणे को मिला है ना शाहू महाराज का, शिवाजी कोल्हापुर को शिवाजी, ये किसने घोषित किया था, ये घोषित कांशीराम जी ने किया था। मुझे महाराष्ट्र की सत्ता दी और ये बंबई को नारायण मेघाजी लोखंडे का, ये मैं दूंगा, इन्होंने पहले दे दिया। और ये मराठवाड़ा का नाम शरद पवार ने 14 जनवरी 1994 को दिया कि कांशीराम कहीं आना आए और यहां कर हमारा बेड़ा गर्क ना करे, पहले नाम दिया। तो ये जो सत्ता हस्तांतरण है, उन्होंने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। और जब क्या नाम उसका, कल्याण सिंह की बारी है ना, मायावती की टर्म खत्म हो गई, कल्याण सिंह की बारी है, दूसरे दिन मायावती को कहा विड्रॉ, सपोर्ट विड्रॉ, एक भी दिन टिकने नहीं दिया। वो बवाल मच गया मीडिया में, अवसरवादी है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, पीठ में छुरा भोंकता है। कांशीराम दिया हुआ शब्द उसका पालन नहीं करता। तो कांशीराम जी ने पत्रकार परिषद बुलाई, बोले लिखो, पत्रकारों का लिखो। बोले क्या, कांशीराम दगाबाज है, धोखेबाज है, अवसरवादी है, दिया हुआ वचन का पालन नहीं करता, जिस थाली में खाता है छेद करता है, पीठ में छुरा भोंकता है। वो उनको भी पता नहीं चला क्या बोल रहे। तो कांशीराम जी ने कहा मैंने किसके साथ विश्वासघात किया, मैंने किसके साथ धोखेबाजी की, मैंने किसके पीठ में छुरा भोंका, मैं किसके, जिसको शब्द दिया था वो शब्द नहीं पाला, मैंने किसको, दुश्मन को। और ये मैं बार बार करूंगा, जिन्होंने हजारों साल हमारा विश्वासघात किया उनका विश्वासघात बार बार करूंगा, याद रखना। ये जो रजत शर्मा है ना, एक बार ही गलती से कांशीराम जी को बुलाया था, तो उसने सवाल किया कि आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बोला नहीं, आपने गलत सुना, मैं थाली ही तोड़ देता हूं, दूसरी थाली बनाता हूं, मैं अवसर खुद पैदा करता हूं, मैं अवसरवादी हूं। अगर नहीं अवसर खुद पैदा करता हूं, क्योंकि मेरी धारणा है मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। अगर सरकार मजबूर हो तो हम मजबूत होते हैं, अगर सरकार मजबूत हो तो साले हम मजबूर होते हैं। इसलिए मुझे मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। 89 तक ये कांग्रेस की सरकार चल रही थी, 89 तक। और 89 के बाद कांग्रेस का पलड़ा कांशीराम की वजह से हट गया। जब 3 जून 1995 को एसपी बीएसपी की सरकार आई, जैसे उमेश जी ने कहा, पहली बार भारत में 1,45,000 गुंड जेल में, पहली बार उत्तर प्रदेश के, जिसमें राजा भैया भी थे, जिसके घर के नीचे वो आदमी को मारकर जो क्या बोलते हैं उसको, कंगाल मिलता है ना, वो मिले थे। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी उसको टच करने की, मायावती ने जेल में डाला था कांशीराम जी के कहने पर। 1,45,000 गुंड, हम एफआईआर भी दाखिल नहीं कर सकते थे।
कर रहे लोग। फिर एक घटित घटना हुई कि 2000 साल में बिहार में लालू प्रसाद यादव को 5 एमएलए कम पड़े, तो कांशीराम जी रामविलास को महत्व नहीं देते थे, नीतीश कुमार को महत्व नहीं देते थे और शरद यादव को भी महत्व नहीं देते थे। ये बिहारी थे, लेकिन लालू प्रसाद को महत्व देते थे। तो लालू प्रसाद उनके पास चले गए और कांशीराम जी के 5 एमएलए बिहार में थे, चुनकर आए थे और लालू प्रसाद को 5 ही चाहिए थे। तो लालू ने रिक्वेस्ट की कि हमें 5 दे दो। बोला दे दूंगा, कांशीराम ने कहा, लेकिन बिहार के 10-15 हजार गुंड आपको जेल में डालना होगा। जेल में बिहार के 10-15 हजार गुंड आपको जेल में डालना है, मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा करेंगे, डाल दूंगा। 2000 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, खुफिया एजेंसी के द्वारा उनको बात पता चली कि लालू प्रसाद यादव 10-12-15 हजार गुंडों को जेल में डालने वाला है। उन्होंने लालू प्रसाद के पीछे सीआईडी लगाई और केवल 15 लाख रुपए मिले, इसके लिए उनको जेल में भेजा। ये उनका नहीं है, ये जगन्नाथ मिश्र का भ्रष्टाचार है। मतलब लालू प्रसाद जिनको जेल में डालने वाला था, जिस गुंडों को, अटल बिहारी ने लालू प्रसाद को ही जेल में डाला। तब से ये सिलसिला चालू, क्योंकि उनको मालूम था कि कांशीराम जी ने मुलायम को पकड़ा है, अब कांशीराम जी लालू को पकड़ेंगे, फिर कांशीराम जी पूरे प्रदेश के ओबीसी को पकड़ेंगे, तो एससी ओबीसी कटाए तो मुसलमान साथ सहयोग देगा। ऐसा हुआ तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो एसपी बीएसपी का गठबंधन था उत्तर प्रदेश का, किसने तोड़ा मालूम है? उस हरामखोर का नाम है हरकिशन सिंह सुरजीत फ्रॉम पंजाब, कम्युनिस्ट ने तोड़ा है। वो पायजामा वाला आदमी तो मर गया अभी। वो हरकिशन सिंह सुरजीत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने लालू मुलायम के कान भरे और फिर मुलायम अलग हो गया और फिर दूसरी बार माया और अखिलेश इकट्ठा आए हैं। अगर मुलायम कांशीराम का यह सिलसिला अगर भारत में पूरे लागू होता, एससी ओबीसी और उनके समर्थन में माइनॉरिटी आते, तो पूरे भारत का जो आज बाला साहब कर रहे हैं उसी दिन होता। यह प्रयास अब अमन मेश्राम साहब ऑल इंडिया लेवल पर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये किया, काम करके दिखाया और कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। यहां लालू प्रसाद को जेल में डाला उन्होंने और फिर बिहार में इनकी सरकार बनानी थी, तो कांशीराम के लोगों को खरीदने के लिए उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिया। लेकिन कांशीराम जी के लोग बहुत एकनिष्ठ लोग थे, निष्ठावान लोग थे, उनको कोई खरीद नहीं सका। तो ये बात कांशीराम जी को बताई तो कांशीराम जी ने कहा अपने अपने एरिया में कार्यक्रम लगाओ और बीजेपी के लोग हमें 3-3 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिस लालू प्रसाद को 15 लाख के लिए जेल में डाला, आपके पास 3 करोड़ कैसे आए? जिस कारण के लिए आपने जेल में डाला ना उसको, लालू प्रसाद को, तो 15 लाख के लिए, तो आपके पास 3 करोड़ कहां से आए? वो जो न्यूज थी उसको ब्लैकआउट कर दिया। मतलब उन्होंने किसी के साथ कभी तड़जोड़ नहीं की तो पहले गुंड, जब तुम पहले गुंड जेल में डालोगे ना, रास्ता ही एकदम साफ हो जाएगा। ये पहले पहचान कांशीराम ने पहचाना था कि राजनीति सफल में कर, और तब ये साधारण से साधारण लोग बीएसपी को वोट देते थे। जैसे इन्होंने कहा, एक नारा दिया ना उन्होंने, वैसे और एक नारा था, मुहर लगाएंगे हाथी पर चाहे गोली चले छाती पर। यह भी एक इन्होंने बताई। और भी एक था कि मुहर लगाएंगे हाथी पर चाहे गोली चले, शायद मरने के लिए तैयार थे लोग और मुहर लगा रहे थे। ये परिवर्तन उन्होंने किया, समझौता किसी के साथ नहीं किया। ये साथियों, हम लोग इससे सबक सीखना चाहिए कि पूरी ईमानदारी से उन्होंने जब तक जिंदा रहे, 9 अक्टूबर 2006 तक 82 साल उनको जिंदगी प्राप्त हुई। और 82 साल की जिंदगी में जब से 1965 से उनको टर्न हुआ और 65 से लेकर 2006 तक उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए दीपस्तंभ है, एक
दिशादर्शक है, एक होका यंत्र है। उस दिशा के साथ ही सबसे ज्यादा मेश्राम साहब आज अगर किसी को गुरु मानते हैं, कांशीराम जी को ही मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांशीराम जी ने एक मॉडल, एक नमूना दिखाया उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश का मॉडल हम पूरे भारत देश में अगर करते हैं तो भारत में मूल निवासी बहुजन की सत्ता आने में देर नहीं लगती। इतने आसार आज की तारीख में है। केवल ईवीएम का मुद्दा है। अभी ईवीएम के संदर्भ में अभी एक तारीख मिली है, तो उस तारीख में अगर हमारे, और अभी अभी आज की खबर है 23 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसमें सब है, अभी शरद पवार भी है, मायावती सभी है। अभी पता चला मेश्राम साहब क्या चीज है। मेश्राम साहब तो 14 में गए हैं और अभी दूसरी बार 17 में फिर गए हैं। अभी दूसरी केस का चालू है। 3 वकील हम वहां लगाए और 1 महीना राजकुमार, 1-1.5 महीना राजकुमार थोरात को उधर ही बिठाया है। तो अभी सभी लोग जा रहे हैं। अगर बैलेट पेपर आए तो मेश्राम साहब ने कहा स्टैंप पेपर पर लिख कर देंगे कांग्रेस बीजेपी की सरकार। बीजेपी की तो बिल्कुल नहीं आएगी, कांग्रेस को सत्ता से दूर है। 6% कांग्रेस थी, मतलब जहां पत्थर खड़ा करो वो चुनकर आता था, उसको 6% वोट पर लाया था कांशीराम जी ने। अभी तक वो उभरी नहीं है। 6 लाख गांव की कांग्रेस उभरी नहीं। उस समय कांग्रेस रोड़ा था, आज बीजेपी रोड़ा है। और कांग्रेस को खत्म करना बहुत कठिन था, बीजेपी को खत्म करना तुलना में कठिन नहीं, क्योंकि तो है ये सांप्रदायिक जातिवादी और उनके कारनामे भी यही हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमें इस जीवन संघर्ष से सीख मिलती है, तो उन्होंने जो जीवन संघर्ष किया है, ये जीवन संघर्ष हम अगर ध्यान में लेते हैं तो साथियों 3 लोगों ने काम शुरू किया था। दीना भानाजी चिंगारी थी, उसके समर्थक कांशीराम खापर्डे साहब थे, और फिर दोनों को समर्थन साथ सहयोग दिया कांशीराम जी ने। 3 लोगों का काम आज 3 लाख सदस्य है और 3 करोड़ समर्थक है, और ये 3 पीढ़ी में काम चल रहा है। इसमें 56 के आगे के लोग काम कर रहे हैं, हम जैसे 35 से 55 तक काम कर रहे हैं युवा प्रौढ़, और 18 से 34 तक विद्यार्थी और युवा काम कर रहे हैं। 3 पीढ़ी में काम चल रहा है। मतलब हमारी पीढ़ी के सभी लोग मर गए फिर भी काम बंद होने वाला नहीं। 3 से 3 करोड़ तक हम गए। तो ये सीख लेने के बाद, संघर्ष से सीखने के बाद, ये हमने मतलब यहां तक ये कारवा बढ़ाया है। जो बाबा साहब कहते थे कि मैंने बहुत मुश्किल से यह कारवा यहां तक लाया है, इसको पीछे मत धकेलना। कांशीराम जी ने जहां तक लाया था उससे भी आगे मेश्राम साहब ने उसको लेके गया है। और बाबा साहब का जो खून का रिश्ता है, उनका पोता है, वो खुद कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकरी चळवळ खत्म हो गई है, केवल वो जब चुनाव आता है तब ही उभर आती है। बाकी वो 5 साल खत्म होती है, चुनाव के समय केवल उभर आते हैं। उन्होंने लिखा था किताब। लेकिन ये कारवा बहुत आगे ले जा चुका है। इसको बहुत आगे हम अभी 36 में से 31 राज्यों में है, 644 जिलों में से 550 जिलों में है, 5564 तहसीलों से 4000 तहसील में है, 50,000 ब्लॉक में से 12,000 ब्लॉक में है, 6 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में है। और इतना ही नहीं, 6,000 जातियों में से हम आज लगभग 3,900 जातियों में ये काम कर रहे हैं, और भारत के बाहर 37 कंट्री में काम कर रहे हैं। मतलब कारवा आगे बढ़ चुका है, अब पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये काम मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। मेश्राम साहब की जो अभी ले रहे हैं लोग नोटिस, वो पूरे वर्ल्ड में ले रहे हैं। और अगर यहां न्याय मिला तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी हम न्याय के लिए जाने की कोशिश करें, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी बना रहे हैं। तो ये सारी बातें आज कांशीराम जी की जो 50वीं जयंती है, इस 85वीं जयंती के मौके पर आप लोगों ने यह कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महासचिव बाला साहब मिश्रा पाटिल भी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया ने यह व्यवस्था हमारे लिए कर दी, और आप भवन के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। हमारी दादी भी इतना समय होकर भी यहाँ उपस्थित रही। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय मूल निवासी।